हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए कि जैसे आज का जो विषय है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज्योतिष में आप जानते हैं कि आ, हम लोग किसी भी भाव का जब विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई भाव कैसा है, भाव का स्वामी कैसा बैठा है और जो उसके कारक को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम देखते हैं। लेकिन मान लीजिए कि किसी कुंडली में किसी भाव में बहुत से पापी ग्रह बैठे हैं, लेकिन उसके भाव का मालिक बलवान है, कुंडली में अच्छा है, तो क्या फल होगा उस भाव का। और या फिर अगर इसकी स्थिति को उल्टा करें कि मान लीजिए किसी भाव में बहुत से शुभ ग्रह बैठे हैं, जैसे मान लीजिए किसी के नवम भाव में बहुत अच्छे ग्रह शुभ ग्रह बैठे हैं, लेकिन नवमेश बहुत ही कमजोर है, पीड़ित है, तो क्या फलित होगा। तो इसको हम देखने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या महत्वपूर्ण होता है कुंडली में। आपके कुंडली में कैसे आप जान सकते हैं कि भाव ज्यादा बली है या फिर भाव का मालिक ज्यादा बली है, और क्यों ये इम्पोर्टेंट होता है कि जो भाव का मालिक है वो एक उसके पास निश्चित बल उसको प्राप्त हो। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए कि आप जानते हैं कि कुंडली में किसी भी भाव का फल जांचने के लिए तीन कारकों पे विशेष ध्यान देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हमको लग्न का फल जानना है, जैसे ये कुंडली है, आप वो जानते हो कि जैसे मान लीजिए कि लग्न है। लग्न में आप जानते हैं कि लग्न से हम शरीर का विचार करते हैं, जातक के स्वास्थ्य का विचार करते हैं। तो इसके अब तीन पहलू हो जाएंगे। एक तो ये भाव स्वयं कि भाई इसमें कैसे ग्रह आकर के बैठे हैं। एक इसका स्वामी होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर लिखा है तो इसका स्वामी हो जाएगा आपका मंगल ग्रह। तो एक मंगल ग्रह इसका स्वामी हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद इसका कोई कारक भी होगा। तो कारक किसको बोलते हैं? कारक एक तरीके से उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम इस पे आएंगे। तो प्रथम भाव का कारक एक तरीके से सूर्य को हम लेते हैं। तो इन तीन चीजों पर हम किसी भाव के बल का विचार करते हैं कि भाव बली है कि नहीं, या उस जातक को वो चीज की प्राप्ति होगी या फिर नहीं होगी। अब इसमें अंतर समझते हैं कि ये होता क्या है। भाई भाव भावेश कारक ये हमने लिखा, लेकिन इसमें अंतर क्या है। जैसे मान लीजिए कि किसी का भाव बलवान है। जैसे एक केस लेते हैं कि इस कुंडली में मान लीजिए कि लग्न में दो किसी के शुभ ग्रह बैठे हैं। आपका लग्न में बुध आकर के बैठ गया है और आपका शुक्र आकर के बैठ गया है। मरकरी वीनस किसी के लग्न में बैठे हैं। तो दिखता है कि हाँ भाई लग्न में शुभ ग्रह है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, भाव अपने आप में ठीक ठाक बलवान दिखता है। लेकिन उसी कुंडली में मान लेते हैं कि उसका जो स्वामी है, जैसे मान लीजिए कि ये मकर लग्न की कुंडली है और इसमें जो इसका स्वामी बनेगा वो शनि होगा। शनि मान लीजिए कि वो दशम भाव में गया, नीच का हो गया। तो अब इसमें अंतर क्या है, कैसे इसको जांचे। तो देखिए, भावन भाव उस सुख को रिप्रेजेंट करता है, जो चीज आपको मिल रहा है उस वस्तु को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए किसी के चौथे भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हो, अच्छे ग्रह बैठे हो, तो इसका मतलब कि जन्म जाति उसके पास प्रॉपर्टी है। उसको उसको जो चौथे भाव से हम वाहन का विचार करते हैं तो उसके पास वाहन है। एक तरीके से ये दिखाता है, ठीक है, कि भाव उस वस्तु की वैल्यू को दिखाता है कि भाई उसमें कितनी क्वालिटी है। जैसे मान लीजिए किसी के पास कोई ऐसे छोटी गाड़ी रहती है, किसी के पास बड़ी गाड़ी रहती है, या किसी का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा रहता है, किसी का एक सिंपल सा कार्य क्षेत्र रहता है, किसी की इनकम बहुत ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो भावा जो होता है ना, वो उसकी क्वालिटी को दिखाता है कि वो चीज कितनी पढ़ी हुई आपको प्राप्त हुई है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई पैदा हुआ तो वो ऐसे घर में पैदा हुआ है जो कि बहुत ही संसाधन युक्त है, एक एक महल नुमा घर उसके पास उसको मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर पैदा होने होते ही उसके घर में, मतलब उसका जहाँ जन्म हुआ है, वो उसके पिता इतने अमीर हैं कि उसको महल जैसा घर ऑलरेडी प्राप्त है। तो इसका मतलब कि उसका चौथा भाव बलवान है। इसका मतलब कि उसके चौथे भाव में अच्छे ग्रह बैठे हैं। भावेश क्या रिप्रेजेंट करेगा? भावेश ये बताता है कि भाई जो चीज आपको मिली है, जैसे मान लीजिए कि हम दो केस लेते हैं। एक केस में हम लेते हैं कि भाई एक व्यक्ति के चौथे भाव में अच्छे शुभ ग्रह बैठे थे। ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि अच्छे शुभ ग्रह बैठे हैं, उस व्यक्ति को का जब जन्म हुआ तो फिर उसको बढ़िया सा अच्छा सा मकान जन्म से पहले ही उसके पिता के पास था, वो आगे उसको भी मिल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, उसको घर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये हम एक केस लेते हैं। मान लीजिए कि ये मेष लगन का केस है, तो यहाँ पर 4 नंबर राशि आएगी। ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें अगर मान लीजिए शुभ ग्रह बैठा है, गुरु बैठा है, चंद्रमा बैठा है, ठीक, गुरु बैठा है और शुभ ग्रह बैठे, तो ठीक है। अब इस केस में हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि इस भाव का जो स्वामी है, जो चंद्रमा है, वो इस कुंडली में नीच का बैठा है। यहाँ पर चंद्रमा है और 8वें भाव में आ गया है, अष्टम भाव में आ गया है, और नीच का बैठा है मान लीजिए सूर्य के करीब, यानी कि पीड़ित है। लेकिन भाव तो बली था, भाव में गुरु जैसा एक उच्च का ग्रह बैठा है।
ठीक है, समझिएगा कि भाव, हमने कहा कि भाव बलवान है भाई, भाव में गुरु जैसा ग्रह आया है। तो फिर अब इसमें अंतर क्या करें, कैसे इसको देखें, तो इसका फलित ये होगा कि जातक को प्राप्तियां तो बहुत अच्छी हुई थी, उसको चीजें मिली बहुत अच्छी थी, लेकिन जब वो आगे उस पे उसने काम किया तो उसने उस चीज को डाउन किया है, कम किया है। यानी कि वो उस चीज को संभाल नहीं पाया, वो उस चीज को आगे कह लीजिए कि कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया, और बाद में उसने घर बेच दिया, कुछ ऐसा किया कि वो जो जो उसको मिला था ना, वो उस चीज को और ही घटाता चला गया। क्यों? क्योंकि उसका जो स्वामी था, जो चंद्रमा था, वो कुंडली में कमजोर था, अच्छा नहीं था। और इसी केस का अगर हम उल्टा कर देते कि मान लीजिए कि इसी कुंडली में मेष लग्न की कुंडली है, एक कुंडली है, और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपके शनि मंगल जैसे पापी ग्रह बैठे हैं इस कुंडली में। ठीक है, इसी चौथे भाव में शनि बैठा है, मान लीजिए मंगल भी यहीं पर आ गया है, ये इतना सही लिख नहीं रहा, लेकिन एक मोटा माटी समझ लीजिए कि शनि मंगल जैसे ग्रह पापी ग्रह भाव में बैठे हैं, लेकिन जो भाव का स्वामी है वो चंद्रमा है। मान लीजिए कि वो कुंडली में बली है, अपना उच्च का होकर के बैठा है दूसरे भाव में, किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा है, पूर्णिमा के करीब बैठा है, तो इसका मतलब अब क्या हो गया? अब इसका मतलब हो गया कि जो चीज आपको मिली थी शुरू से जब आप पैदा होके आए थे, तो फिर हो सकता है कि आपका घर नहीं बना था या आप किराए के घर में रहते थे, बाकी चीजें थी, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि उसका स्वामी बली था तो आपने उसमें इम्प्रूवमेंट की है, कुछ आपने और अच्छा कर लिया है। तो ये इन दोनों का अंतर होता है कि भाई भाव और अगर यदि भाव कमजोर हो और भावेश अच्छा हो तो फिर क्या होगा, और भावेश अगर कमजोर हो भाव अच्छा हो तो क्या होगा। अगर दोनों ही कमजोर हो गए तब फिर तो स्थिति बहुत ही डामाडोल दिखाई देती है, एक बार। अब आता है तीसरा फैक्टर कि भाई कारक को कैसे समझे, कि कारक क्या दर्शाता है। तो देखिए कि कारक, कारक का अर्थ होता है, कारक ना उस सुख को रिप्रेजेंट करता है या उस आनंद को रिप्रेजेंट करता है जो आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी का सप्तम भाव बिगड़ा है, सप्तम भाव में पापी ग्रह बैठे हैं, सप्तमेश भी बिगड़ा है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि भाई पत्नी का सुख नहीं दिखता या पार्टनर का सुख नहीं दिखता। लेकिन अगर उसी चार्ट में वीनस बली है, जो शुक्र है, जो पार्टनर का कारक है, वो बली है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से आपको विवाह ना होने के बावजूद या वैवाहिक जीवन में परेशानी के बावजूद उस सुख की कमी नहीं है, कोई ना कोई उस सुख को भर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए किसी का नवम भाव बहुत बिगड़ा है, ठीक है, और उसके पिता जल्दी चले गए, नवम और नवमेश अच्छा नहीं था, यानी कि उसके बायोलॉजिकल फादर जो है वो जल्दी चले गए, किसी वजह से कोई दुर्घटना हो गई, बाकी चीजें हो गई। लेकिन अगर कुंडली में सूर्य बली है जो कि पिता का कारक है, तो आप ये पाएंगे कि उसके घर में कोई और व्यक्ति था जिसने पिता का रोल अदा किया है, उसने पिता की तरीके से माना है। आपने देखा होगा कि चाचा ने पाल लिया या ताऊ ने बहुत ही हेल्प की, पिता ना होने के बावजूद उन्होंने पिता की तरीके से सेवा की। तो ये तब होता है जब कुंडली में उस चीज का कारक बली हो, यानी कि जैसे पिता के लिए हम सूर्य को लेते हैं, तो सूर्य बली हो, तो यानी कि वो सुख आपके पास रहेगा। जैसे किसी का पंचम पंचमेश कमजोर है, बच्चे नहीं हुए, लेकिन आसपास की जो संतान है, यानी कि चाचा के लड़के हो गए या ताऊ के लड़के हो गए, उनसे मुझे संतान का सुख है। तो ये दिखाता है, ये अंतर होता है भाव भावेश और एक तरीके से कारक में। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुंडली के माध्यम से समझते हैं और इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि क्यों लॉर्ड का बलि होना आवश्यक है, इसको कैसे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए कि कैसे आप चेक करेंगे कि किसी भाव का स्वामी बली है कि कमजोर है। ठीक है, जैसे कोई भी हाउस का कोई भी प्लेनेट स्वामी बनेगा, जैसे मान लीजिए मकर लगन है तो मकर लगन में चौथे भाव का स्वामी मंगल बनेगा। ऐसे ही वृषभ लगन है, वृषभ लगन में दूसरे भाव का स्वामी बुध बनेगा। तो ये कैसे जाने कि वो भाई बलवान है कि कमजोर है? तो देखें कि ये तीन चार फैक्टर इसमें दिया हुआ है मैंने, आप उससे जान सकते हैं। जैसे भाव पोजीशन फ्रॉम लग्न, यानी कि जो भी जिस भी चीज को आप देख रहे हैं उसकी लगन से क्या स्थिति है। जैसे मान लीजिए कि किसी का मेष लगन है और हमको चौथे भाव के बारे में जानना है, चौथे भाव के स्वामी के बारे में, तो मैं ये देखूंगा कि जो चौथे भाव का स्वामी है चंद्रमा, वो लग्न से केंद्र त्रिकोण में बैठा है या फिर वो छठे आठवें 12वें तो नहीं गया। तो ये भाव पोजीशन होती है कि आप देखिए कि लग्न से वो अच्छे भाव में है, 6 8 12 भाव में तो नहीं है। फिर उसके बाद अपने भाव से कैसा गया, जैसे मान लीजिए कि किसी का वृश्चिक लग्न है, ठीक है, वृश्चिक लग्न में मान लीजिए हमको पंचम भाव के स्वामी का बल जांचना है। हमने देखा कि भाई पंचम भाव का स्वामी दसम में बैठा है, बली हमको दिख रहा है, लेकिन
जब आप पंचम भाव से गिनेंगे ना, यानी कि जब आप जो पंचम भाव है, जैसे मान लीजिए कि ये कुंडली है, यहाँ पर वृश्चिक लग्न है, तो पंचम भाव में कौन सी राशि आएगी? तो मीन राशि आएगी। मान लीजिए कि मीन राशि का स्वामी जुपिटर यहाँ पर दसम में बैठा है, यहाँ पर आपकी सिंह राशि बन जाएगी। तो लग्न से तो वो अच्छा हो गया, लेकिन अगर आप उसके स्वयं के भाव से गिनेंगे तो यहाँ से ये छठे आ जाएगा, तो वो उतना अच्छा नहीं है। तो यानी कि अपने भाव के फल मिलने में उसको उसको कमी है, संघर्ष महसूस हो रहा है। तो एक तरीके से इस तरीके से भी इन दो फैक्टर से ग्रह का बल जांचा जाता है। फिर उसके बाद राशि पोजीशन, कि भाई वो ग्रह नीच का है, कि शत्रु राशि का है, मित्र राशि का है, कि सम राशि का है, कि कह लीजिए कि शत्रु का तो नहीं है, मित्र का है। तो वो राशि वाइज देखा जाता है कि ग्रह उच्च राशि में है, मित्र राशि में, किस में है। फिर युति, कि भाई जो ग्रह है उसके साथ कौन सा ग्रह बैठा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मान लीजिए किसी ग्रह के साथ कुंडली के शुभ ग्रह बैठे हैं, कुंडली के कारक ग्रह बैठे हैं, तो फिर वो माना जाता है कि अच्छा है भाई। युति अगर किसी ग्रह की किसी अच्छे ग्रह से है तो वो बली माना जाता है। फिर उस ग्रह पे दृष्टि कैसी है, वो ग्रह अस्त तो नहीं है, यानी कि सूर्य से अस्त है, या फिर वक्री तो नहीं है, वक्री होगा तो ग्रह को एक एडिशनल बल मिलता है। फिर कर्तरी देखा जाता है कि उस ग्रह के आजू बाजू कौन सा ग्रह बैठा है, ये सब आप जानते हैं, बेसिक सी बातें मैं बता रहा हूँ। तो कर्तरी देखा जाता है। फिर नौमांश की भी राशि एक बार को देख ली जाती है कि नौमांश में वो अपने मित्र राशि में गया है, उच्च राशि में गया है, कैसे राशि में गया है, तो इसको भी एक बार को देखा जाता है। तो इस तरीके से आप जो भाव का स्वामी है उसके बल को जांच सकते हैं। देखिए कि अगर ये 6-7 फैक्टर में से 5-6 फैक्टर से बली आ रहा है तो फिर आप उसको निश्चित ही बलवान माने। जरूरी नहीं है कि ये सारे फैक्टर से वो लॉर्ड बली हो जाए, लेकिन आपको तारतम्य करना है कि कितने फैक्टर से वो बलवान आ रहा है, या फिर कितने फैक्टर से कमजोर आ रहा है। अब जैसे हम ये चार्ट पे बात करते हैं कि जैसे ये कुंडली देखिए, इसमें सिंह लग्न है, लग्न में शुक्र बैठा है, ठीक है। अब सिंह लग्न में शुक्र आया है, लग्न में एक जैसे कि शुभ ग्रह बैठा है। हालांकि इस कुंडली का कारक नहीं है, लेकिन स्टिल शुभ ग्रह है। लग्न को कोई ग्रह देख रहा है तो हाँ भाई, लग्न को चंद्रमा देख रहा है, यानी कि लग्न पे दो जलीय ग्रह का प्रभाव आ गया। तो हम एक बेसिक स्वभाव प्रयोग करने की कोशिश करेंगे कि जातक का जिसका भी चार्ट है, अगर स्त्री का चार्ट है तो उसमें स्त्री गुण बढ़ जाएंगे, और यदि पुरुष का चार्ट है तो पुरुष में भी कुछ स्त्री गुण देखने को मिलेंगे, क्योंकि लग्न पे दो स्त्री कारक ग्रहों का प्रभाव है। एक बात ये तो हमने चलिए लग्न को देखा, हमें पता चला कि हाँ शुभ ग्रह का प्रभाव, जहाँ तक एक एक सौम्य स्वभाव का होना चाहिए लग्न पे, लग्न से यही सब विचार किया जाता है। हालांकि दोनों ग्रह कुंडली के कारक नहीं है। अब हम देखते हैं कि भाई ये तो हमें पता चल लगा कि ये पता लगा कि जातक को क्या मिला था, वो शुरू से क्या लेके आया था। अब हम देखते हैं कि आगे जातक ने क्या किया, उसमें उसने उस चीज को बढ़ाया या फिर उसने उस चीज को घटा दिया। तो हम अब चलेंगे इसके स्वामी की ओर। स्वामी को देखते हैं तो मुझे नजर आता है कि वो भाव से तो भाई लग्न से 12वें भाव में चला गया, और स्वयं से मतलब वही लग्न से हुआ तो वो स्वयं से भी 12वें भाव से ही हुआ, क्योंकि सिंह राशि इसमें आती है। तो सूर्य जो है, जो सिंह राशि का स्वामी है, वो 12वें में गया। किस ग्रह के साथ बैठा है? तो शत्रु ग्रह शनि के साथ बैठा है, जो कि इस कुंडली का कारक भी नहीं है, ठीक है। हालांकि बुध भी वहां पे है, लेकिन बुध की डिग्री सूर्य से बहुत ही दूर है। तो इसका मतलब कि सूर्य एक तो 12वें भाव में गया, भाव वाइट अच्छा नहीं है, शत्रु ग्रह के साथ बैठा है, ठीक है। हालांकि वो सूर्य उसको अस्त करेगा, लेकिन शनि सूर्य के केस में ना सूर्य थोड़ा सा पीड़ित ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर एक तो सूर्य शनि से पीड़ित है, ऊपर से वो एक अग्नि तत्व का ग्रह है, जल में गया, हालांकि मित्र राशि में है लेकिन जल में गया है। इस पे एक दृष्टि और पड़ रही है, जो कि मंगल की है। मंगल कुंडली में कारक बनता है, अकारक नहीं बनता है, लेकिन स्टिल पापी प्रभाव बहुत ज्यादा आ गया। मतलब लग्न पे हमें जितना शुभ प्रभाव मिल रहा था, और आगे चल करके हमें पापी प्रभाव बहुत रिसीव हुआ। इसका मतलब कि तो भाई हमें समझ में आता है कि भावा तो चलो अच्छा था, दो शुभ ग्रहों का प्रभाव था, बाकी चीजें थी, लेकिन जो भाव का स्वामी था वो बहुत ही अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो ये दिखाता है कि बच्चा, अगर ये लड़के का चार्ट है, मैं बता देता हूँ इसमें हुआ क्या, कि ठीक ठाक से था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतें बिगड़ गई, वो बीमार भी हुआ, और फिर वो 12वें भाव में तो कुछ वो गलत संगत में भी पड़ गया। तो धीरे धीरे मतलब कि वो वही है ना कि भावेश ये दिखाता है कि आप उस चीज को कहाँ पर ले जा रहे हैं, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं या फिर उसको डिक्रीज कर रहे हैं। तो वही चीज है कि वो मतलब कह लीजिए कि एक अच्छी राह नहीं पकड़ा, और उसकी वजह से घर वाले काफी परेशान रहे। तो ये केस था इस चार्ट में। अब चलिए दूसरी कुंडली लेते हैं।
अब इस कुंडली में देखते हैं, इस कुंडली में देखिए कि वृश्चिक लग्न है, लग्न में दो शुक्र बैठे हैं, गुरु और आपका चंद्रमा, दोनों कुंडली के कारक भी हैं। एक भाई गुरु इस कुंडली में पंचम का स्वामी बनता है, और जो चंद्रमा है वो नवम का स्वामी बनता है, यानी कि नवम पंचम के स्वामी लगन में बैठे हैं, दोनों त्रिकोणाधिपति है। तो भाई बहुत अच्छा दिख रहा है कि अच्छा होना चाहिए, कि यानी कि जो जातक को शुरू से मिला है वो ठीक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। अब हम आते हैं कि इसका स्वामी कहाँ गया, इसके स्वामी को कैसे देखें। तो देखें कि इसका जो स्वामी है, जो कि मंगल बना, वो कुंडली के छठे भाव में गया है, लेकिन वो अपनी स्वराशि का है, यानी कि स्वयं मंगल में इस राशि मूल त्रिकोण राशि होती है मंगल की। फिर वहां से ये मंगल अगर आप देखेंगे तो अपने भाव को देखेगा भी, मंगल की सातवीं दृष्टि यहाँ है कि आठवीं दृष्टि इस भाव पे लग्न पे आएगी, तो अपने भाव को देखेगा भी। तो कोई ग्रह अपने भाव को देखता है तो वो अच्छा ही कहलाता है। भाव वाइज ठीक है कि वो अच्छा नहीं बैठा है, लेकिन आप देखेंगे कि इस मंगल पे कोई पापी प्रभाव नहीं है, हालांकि कोई शुभ प्रभाव भी नहीं है, लेकिन ये मंगल अपने आप पे दिखाता है कि मेष राशि में गया है अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो वो बलवान है। लेकिन भाव में तो छठे गया है, तो छठे भाव में लगने से गया, तो हम ये कहेंगे कि ये संघर्ष जरूर दिखाता है। मतलब जितना आपको शुरू से चीजें प्राप्त हुई थी वो चलिए ठीक है, जैसे जैसे अच्छी रही होंगी, लेकिन स्टिल आपको संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन ये मंगल इतना बली तो है ही कि वो वापस लगन को देख रहा है, तो ये भी दिखाता है कि आप संघर्ष करने के बाद जीवन में प्राप्ति भी करेंगे, क्योंकि इस मंगल पे कोई ऐसा पापी प्रभाव नहीं है। इसका मतलब कि भाव भी अच्छा था, और लॉर्ड जो कि एक छठे में जाने की वजह से थोड़ा सा संघर्ष कर रहा था, लेकिन वहां भी क्योंकि वो अपनी राशि में गया है, तो हम उसको बुरा नहीं लेंगे, और इस मंगल पे कोई बुरा प्रभाव भी नहीं है। यानी कि भाव भी अच्छा हो गया, भाव का स्वामी भी कारक सूर्य को भी देख ले तो वो धनु राशि में गया है, हालांकि शनि के साथ है, लेकिन डिग्री का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, कोई ऐसा नहीं है कि शनि और सूर्य एकदम पास पास बैठे हैं, तो कारक भी अच्छा है। अब इस कुंडली में क्या हुआ, ये किसका चार्ट है, तो ये चार्ट है कपिल देव जी का। आप जानते हैं कि वो 83 का वर्ल्ड कप इन्होंने ही एक, इनको भी माना जाता है कि जिताया था, वो भी कितना फिर क्रिकेट फील्ड में स्ट्रगल करना पड़ता है वो भी आप जानते हैं, तो वो चीज थी। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये थोड़ा सा हम अपना प्रचार कर रहे हैं। एक जानकारी देनी थी आपको कि हमारे ज्योतिष के कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं सितंबर से। पिछला बैच भी मैंने सितंबर से स्टार्ट किया था, और फिर से वो बैच अब खत्म हो रहा है, तो ये सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो यदि आप इंटरेस्टेड है, इसको करना चाहते हैं, तो ये दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। वीक में आपकी एक क्लास होगी, अराउंड 2 घंटे की क्लास होती है, और ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, ये भी मैं बता दूं। तो जो लोग भी जिनकी रुचि है वो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि ये कुंडली है, इसको भी हमको बात करनी है कि इसमें भी वही करते हैं। अभी अभी सिर्फ मैं लग्न पे दिखा रहा हूँ आपको, धीरे धीरे फिर हम बाकी भावों पे भी चलेंगे। इसमें देखिए कि अगर हम लग्न को देखें तो कन्या लग्न आया है, लग्न में कोई ग्रह नहीं बैठा है, ठीक है। कोई ग्रह देख रहा है तो हाँ, लग्न को भाई गुरु देख रहा है, और इनका जो लग्न है वो 0 डिग्री का है, तो भावचलित के अनुसार हम ये अनुमान कर सकते हैं कि ये जो शुक्र है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री का भावचलित वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। अभी मुझे सुन लीजिए कि ये शुक्र जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये लग्न को देखेगा, यानी कि लग्न पे एक तरीके से दो शुभ ग्रहों का प्रभाव है, जो कि दिखाता है कि आप जब पैदा हुए थे तो आपको चीजें मिली तो अच्छी है, प्राप्त तो अच्छी हुई है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसका स्वामी कैसा है। तो बुध को हम जांचेंगे, तो बुध कहाँ गया भाई, बुध यहाँ पर आया है पंचम भाव में। लेकिन चूंकि मैं फिर याद दिला दूं कि लग्न की यहाँ मुझे भावचलित लगाना चाहिए था, लेकिन इतना आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि लग्न की डिग्री 0 है, तो ये बुध जो कि 5वें में दिख रहा है, ये आपका छठे में आ जाएगा। तो भाव वाइज तो बुध मान लीजिए छठे में आया, ठीक है। इस पे दृष्टि देखते हैं, तो दृष्टि अगर आप देखेंगे तो इस पे बुध पे मंगल की दृष्टि आ रही है, सूर्य के साथ भी बैठा है, हालांकि अगेन वो डिग्री डिफरेंस है। इसको और कोई ग्रह देख रहा है तो देखिए कि मंगल देख रहा है, मंगल कुंडली में अष्टमेश है, और ये बुध छठे भाव में भी गया है। और राशि वाइज चलिए अपनी मित्र राशि में गया है, तो ये इसके साथ प्लस फैक्टर है। गुरु की भी दृष्टि इस पे आएगी, लेकिन क्योंकि गुरु की डिग्री 7 है और मरकरी की डिग्री 24 है, जब भी कभी भी आप डिग्री को वो दृष्टि को देखे ना, तो डिग्री भी एक बार को जरूर काउंट कर लीजिए कि भाई दोनों के बीच 15 से ज्यादा गैप तो नहीं आ रहा। जैसे अगर मैं गुरु की दृष्टि इस बुध पे लूं, तो मुझे पता है कि गुरु की डिग्री 7 है और बुध की अगर 24 है, तो 7 में अगर मैं 15 जोड़ दूंगा तो 7 5 12 22 हो जाएगा। 7 में अगर 15 जोड़ूंगा तो मरकरी 22 डिग्री से आगे बैठा है, यानी कि गुरु की दृष्टि मरकरी पर पड़ेगी नहीं, वो दिख रहा है, लेकिन वो एक तरीके से दृष्टि नहीं आएगी, ठीक है।
इस कुंडली में क्या हुआ, ये वही है, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन समझ लीजिए कि शनि जो है, आप देखिए कि अपनी 10वीं दृष्टि से यहाँ पर देखता है, इस छठे भाव को देखता है। तो क्या होगा कि शनि, क्योंकि यहाँ पर शनि की डिग्री 0 है, तो ठीक शनि 6 डिग्री पीछे भी बुध पर भी दृष्टि बनाए। कहने का मतलब ये है कि ये बुध कुंडली में जितना बलवान ऊपर से दिख रहा है, उतना बली है नहीं। और यही इस चार्ट का टर्निंग पॉइंट था कि जहाँ तक पैदा अच्छे घर में हुआ, बाकी चीजें ठीक थी, लेकिन कह लीजिए कि अभी तक कुछ खास ये जहाँ तक कर नहीं पाया है। बहुत ही संघर्ष कर रहा है करियर में सफल होने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे करियर भाव का भी स्वामी एक तरीके से बुध बनेगा। तो वो भी एक चीज है कि जब भी कोशिश करता है कुछ ना कुछ हो जाता है, क्योंकि 8वें भाव का स्वामी इसको देख रहा है, तो परेशानियां लगी रहती हैं। हालांकि पिता का सपोर्ट है इनको, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्राप्ति तो चलिए अच्छी थी, लेकिन जो चीज, जो भाव का लॉर्ड है वो कमजोर होने की वजह से चीजें खराब हो गई। तो ये स्थिति थी। अब इस चार्ट में देखते हैं, इसमें हम नवम भाव के बारे में बात करेंगे। देखिए कि यहाँ पर नवम भाव में एक शुभ ग्रह बैठा है, जो कि चंद्रमा है। कौन? तो भाई वो दशम भाव का स्वामी है, यानी कि दिखता है कि नवम भाव तो अच्छा है, कोई इस पे पापी प्रभाव भी नहीं है। अगर इनके विशेष हम पिता की बात करें, तो ये दिखता है कि थोड़ा सा चुलबुले स्वभाव के रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, शरारत को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फिर भी वो अच्छे दिखाई देते हैं। अगर हम भावेश की बात करें, बुध की बात करें, तो आप देखिए कि ये शनि के साथ बैठा है। हालांकि शनि बुध का मित्र होता है, वो न्यूट्रल का भी कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मान के चलिए कि शनि बुध का मित्र है। और लेकिन बुध जिसकी राशि में गया है वो कर्क है, जो कि अच्छी नहीं है। वो चंद्रमा को अपना कुछ खास ऐसा मित्र नहीं मानता है। तो राशि वाइज बुध अच्छा नहीं बैठा है, और शनि के साथ बैठा है, जो कि पापी ग्रह है, लेकिन स्टिल हम ये मान के चलेंगे कि वो अपने मित्र के साथ है, इतना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि ये मंगल का जो प्रभाव है ना, वो आप देखिए कि ये बुध के ऊपर पूरा आ रहा है, यानी कि शनि से ज्यादा मंगल का प्रभाव आ रहा है। आप देखिए कि मंगल की डिग्री 22 है, तो मंगल अगर चौथी दृष्टि से इस बुध को देखेगा, तो वही करीब 4 डिग्री का फासला है, यानी कि मंगल पूर्ण रूप से इसको देखता है। अब इसमें हुआ क्या, आप देख लीजिए कि क्योंकि मंगल इस कुंडली का मार्केज बनता है, दूसरे का स्वामी बनता है, सप्तम का स्वामी बनता है, यहाँ से ये नवम भाव के स्वामी को एक तरीके से पीड़ित कर रहा है। तो इस जातक के पिता बहुत ही जल्दी, मतलब बच्चा छोटा था, 12-13 साल का कह लीजिए, उसी उम्र में पिता का इनका साथ छूट गया। हालांकि जब तक पिता थे तब तक वो अपना रहे होंगे। हम ये नहीं करें कि उनकी स्थिति खराब दिखती है। चंद्रमा बैठा है, जो कि कुंडली का एक कह लीजिए कि एक शुभ ग्रह है, तो वो अपना अच्छे भले मानुष दिखते हैं। लेकिन क्योंकि भावेश कुंडली में पीड़ित था, और भी कॉम्बिनेशन होंगे D12 चार्ट में, बाकी चीजें, इस वजह से वो, क्योंकि इस कुंडली में देखिए कि मंगल एक तरीके से प्रबल मारक बनता है, तो वो भी एक चीज थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि इनके पिता की जल्दी मृत्यु हो गई। और देखिए कारक सूर्य भी अपनी राशि का तो है, लेकिन वो पाप कर्ती से घिरा हुआ है। वो बाकी चीजें हैं, मैं कभी इस चार्ट को और दिखा दूंगा। ये मार्केस वाले में मैं बताऊंगा, तो फिर ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब ये एक और चार्ट है, इसमें हम चलिए दसम भाव के बारे में बात करते हैं कि भाई दसम भाव की क्या स्थिति दिखती है। बहुत हो गया, लग्न लग्न हमने खेल लिया। 10th हाउस पे आते हैं। 10th हाउस को देखिए कि इसमें कोई ग्रह नहीं बैठा है, चलो कोई बात नहीं। क्या कोई ग्रह देख रहा है, तो हमको समझ में आता है कि इस पे राहु का प्रभाव है। राहु की एक दृष्टि आ जाएगी, और आपका गुरु की दृष्टि आ जाएगी। यानी कि दिखता है कि चलो ठीक है, राहु गुरु का प्रभाव है, तो राहु गुरु को अगर हम जोड़ेंगे, तो एक तरीके से दोनों कह लीजिए कि, हालांकि नेचर उन दोनों का आपस में जुड़ता नहीं है, लेकिन बुद्धि के लिए अच्छा बताया जाता है कि राहु गुरु का प्रभाव दशम भाव पे है। तो हम कह सकते हैं कुछ एक स्ट्रगल के बाद भी फिर भी चीजें ठीक दिखती हैं, क्योंकि इसी भाव का स्वामी, जो कि 10वें भाव का स्वामी गुरु बना, वो इसको देख रहा है, 10वें भाव को देख रहा है, तो वो कुछ तो भाई ठीक होना चाहिए ना। और उसके बाद आप देखिए कि जो इसका स्वामी है गुरु, वो कन्या राशि में है, बुध की राशि में है। हालांकि वो बुध को मित्र नहीं मानता है, अपनी मित्र राशि में नहीं है, लेकिन स्टिल केंद्र में है। इस पे कोई ऐसा पापी प्रभाव नहीं है, तो ये गुरु ऐसा कोई विशेष कमजोर नहीं है। अब इसमें होगा क्या कि भाई भाव पर गुरु प्रभाव बना रहा है, भावेश भी वही है, तो जैसा गुरु चाहे वैसा इनको फल मिल जाएगा। ये जात का एक शिक्षक है। हालांकि वो इनके उसमें राहु के वजह से, क्योंकि राहु वक्री भी रहता है, यहाँ पर दृष्टि होने की वजह से वो उसको कह लीजिए कि वो नौकरी मिलने में
कुछ अड़चन आई, कोई होता नहीं कि कागज वगज फंस जाता है, तो वो चीज भी इनके साथ रही, तो वो थोड़ा सा डिले भी हुआ वो, क्योंकि वक्री राहु हमेशा वक्री ही रहता है राहु, वो यहाँ पर देख रहा है, कर्म का कारक वक्री है, तो वो सारी चीजें भी थी कि वो एक बार में ना होकर के उसमें वो कागज फाइनल होने में 1.5 साल लग गया। लेकिन वो एक जैसे सरकारी शिक्षिका है, तो वो देखिए कि गुरु आ, मतलब इतना कमजोर भी नहीं है, और अपने भाव को देख रहा है, तो एक नौकरी में सिक्योरिटी तो है ही। तो वो वाली चीज है कि वो फिर जीवन भर के लिए एक सुरक्षित जॉब के तरीके से उसको देखा जा सकता है। और अभी इस चार्ट में देखिए कि इसमें फिर अगेन हम दशम भाव पे चलेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। अगर हम दशम भाव को देखें तो यहाँ पर शुक्र बैठा है। शुक्र कौन? तो भाई शुक्र आपका 11वें का स्वामी है, छठे का स्वामी है, लेकिन नीच का आकर के बैठा है 10वें भाव में, कि यहाँ पर कन्या राशि में नीच का हो जाता है, लेकिन स्टिल वो मित्र राशि का है। एक शुभ ग्रह हम मान के चलते हैं कि भाई दशम भाव में है। इसके स्वामी को देखते हैं कि भाई चलो ठीक है कि जातक को कुछ ना कुछ मिल जाएगा, घर वाले कुछ दे देंगे, हम ये मान के चलते हैं, या कोई काम करा दिया जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। हालांकि वो बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन स्टिल एक शुभ ग्रह वहां पर बैठा है। फिर आते हैं कि भाव का स्वामी कैसा है भाई, बुध को देखते हैं। तो मुझे दिखाई देता है कि बुध तो सिंह राशि में गया है, ठीक है, एक पापी ग्रह की राशि में है, केतु के साथ बैठा है जो कि उतना अच्छा नहीं है। त्रिकोण में बैठा है वो ठीक है, लेकिन जो भावेश की जो कंडीशन है वो नॉट सो गुड है कि भाई बहुत अच्छी दिखती है। और कारक अगर हम कर्म के कारक को देखें शनि को, तो वो भी यहाँ पर नीच का बैठा है, तो वो भी एक चीज है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज मिली थी, जो प्राप्त हो रहा था, बाद में भी उसमें संघर्ष रहेगा, उसमें उसमें कमी रहेगी, वो बहुत अच्छा नहीं दिखता है। तो ये इसमें दिखाई पड़ता है। ऐसा रहा भी कि ज्यादा कुछ खास ऐसा जीवन में कर नहीं पाया, जो पहले से मिला था बचपन में, मतलब कह लीजिए कि बाप दादा ने जो दे दिया था उसी को उन्होंने भोगा है और उसी को किया है। थोड़ी बहुत मतलब वकालत वकालत करके काम चलता रहा, लेकिन कुछ खास ऐसा अचीवमेंट नहीं हो पाई। इसमें देखिए ना, भाव में ही एक नीच का ग्रह है, कारक भी नीच का है, तो वो सारी चीजें भी रही, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब हम आते हैं कि भाई यहाँ पर हमने चलिए बात की कि आपने देखा कि अभी तक जिन जिन कुंडलियों में भावेश बली था, वहां पर क्या हुआ कि जातक ने जो कुछ भी उसको मिला है अच्छा खराब, उसने उसको बढ़ाने की कोशिश की। और यदि भावेश कमजोर था, तो फिर भावेश ने क्या किया कि जो भी, अगर मान लीजिए कि जो भी चीज मिली है वो उसको बढ़ा नहीं पाएगा, बल्कि उसको घटाएगा या उसको और अच्छा नहीं कर पाएगा। लेकिन कब भाई बलि भावेश का नुकसान भी कब हो सकता है, कि कब हम चाहते हैं कि भाव का स्वामी ज्यादा ना बली हो, कौन से भाव के स्वामी बली होने चाहिए, ये भी तो आवश्यक है ना। तो अब इसको देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अभी एक कुंडली है, ठीक है, इसमें देखिए कि जो सप्तम भाव का स्वामी है मंगल, वो अपनी राशि का बैठा है, केंद्र में बैठा है, केतु के साथ है, लेकिन डिग्री का डिफरेंस है, ठीक ठाक। और तो अपनी राशि का बैठा है, और अपनी राशि का बैठ करके वो लगन को देख रहा है, और इस लगन का कोई ऐसा विशेष मित्र भी नहीं है। यानी कि आपका सप्तमेश जो कि बहुत बली हो गया, वो वापस आपके लग्न पे प्रभाव बना रहा है, तो इसका मतलब अब ये अच्छा नहीं है। वो व्यक्ति की इनके लिए अच्छा हो सकता है, इनकी पत्नी के लिए अच्छा हो सकता है, वो दिखती है कि वो बहुत बली मजबूत है, लेकिन क्योंकि उसकी मजबूती और वो एक पापी ग्रह रिप्रेजेंट कर रहा है उनको, और वो वापस आपको देख रही है, आपका एक शुभ ग्रह का लग्न है, तो इसका मतलब कि भाई दिखाता है कि आप उनके वजह से परेशान हो जाओगे। तो ऐसा रहा भी, एक डिवोर्स का चार्ट है कि जातक उनके वजह से परेशान हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि भावेश का बली होना अच्छा तो है, लेकिन वो बली होकर के और पापी ग्रह होकर के उल्टा मुझे ही ना अफेक्ट करने लगे। मतलब कह लीजिए कि ये मंगल कहीं मान लीजिए कि यहाँ पर होता, छठे में यहाँ पर होता, या फिर आपका ये मंगल 11वें में होता, तो फिर चलो एक बार को चल जाता कि भाई मुझसे ऐसे स्थान पे है जहां से वो मेरे को डायरेक्ट प्रभाव नहीं बना रहा है। तो ये भी एक चीज है कि हर जगह आप चाहिए नहीं कि जो भाव का स्वामी है वो आपका बली ही हो जाए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे अभी इस कुंडली में देखिए कि ये एक सिंह लग्न की कुंडली है। इसमें मान लीजिए कि हमको देखना है कि कौन सा भाव है जो कि बली होकर इनको परेशान किया। तो जैसे आप देखिए कि इसमें आप शनि को देखिए, अभी इसमें मुझे बहुत कुछ समझाना भी है कि इसमें आप शनि को देखिए, तो शनि पंचम भाव में गया, और धनु राशि में बैठा है जो कि उसकी सम राशि है, हालांकि ये शुक्र ग्रह की राशि है। गुरु से दृष्ट भी है, जो कि शनि के बल को दिखाता है कि शनि सुधरा हुआ है, यानी कि छठे भाव का जो स्वामी है वो कुंडली में बलवान दिखता है, अच्छा खासा दिखता है। और सप्तम का स्वामी भी कुंडली में बलवान दिखता है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि चूंकि शनि बली है, तो हम जिस भी भाव का स्वामी बली है, हम कहेंगे कि आपको कर्जा आसानी से मिल सकता है, क्योंकि कर्जे का स्वामी बली है। लेकिन जीवन में संघर्ष भी रहेगा। आपकी वाइफ बहुत ही बलवान दिखती है, जो कि वापस यहाँ से देखिए तो शनि लग्नेश को देखेगा अभी, तो हम कहेंगे कि आपकी वाइफ का आपके ऊपर डोमिनेंस अच्छा खासा दिखता है, ठीक है, क्योंकि भाई सूर्य यहाँ पर उतना बली नहीं है वो शनि के मुकाबले, तो वो भी एक चीज है। लेकिन
अब देखिए कि अब इस केस में हुआ क्या कि शनि जहां पर बैठा है, एक ये भी तो बात है ना कि शनि पंचम में बैठा है, पंचम के स्वामी को देख रहा है जो कि संतान का स्वामी है, कारक को भी देख रहा है जो कि गुरु संतान का कारक होता है। अब यहाँ पर इसी बलि शनि होने की वजह से, क्योंकि ये इस भाव का स्वामी होकर के बलि हुआ है, छठे भाव का स्वामी, इनकी संतान अभी तक नहीं, मतलब शादी के कई साल बीत गए लेकिन अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं। उसमें दिक्कत आ रही है, समस्या है। ठीक है, तो अब समझ में आया ना कि भावेश बलि था, तो भाई वो अपना जिस भाव के लिए बलि है वो उसके फल तो दे देगा। जैसे मान लीजिए किसी का एट्थ लॉर्ड बलि है, तो एट्थ लॉर्ड लॉर्ड अगर बलि हो जाएगा तो भाई वो पैटर्नल प्रॉपर्टी दे देगा, आपको रिसर्च पे लेकर चला जाएगा। लेकिन अगर वो बलि होकर के आपके लगन पे लग्नेश पर प्रभाव बना दे, तो इसका मतलब कि भाई जो आठवीं की परेशानियां हैं वो भी तो आपको मिलेंगी ना। तो ऐसे केस में अच्छा नहीं है। या फिर अगर ये लोग, ये जो छठे आठवें बारहवें के स्वामी बलि होते भी हैं, तो वो इन्हीं भाव में बैठे, ना कि वो वापस आपके लगन को देख ले या फिर त्रिकोण में आ जाए। तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि हमेशा जरूरी नहीं है कि जो भाव का स्वामी है वो बहुत ज्यादा बलवान हो जाए, और यदि बलवान है भी तो वो मेरे केंद्र त्रिकोण पर प्रभाव ना बनाए। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। जैसे एक और उदाहरण से समझते हैं कि इस कुंडली में देखिए कि हम 12वें भाव के स्वामी को लेते हैं कि यहाँ पर देखिए गुरु उच्च का बैठा है। ठीक है, कि केतु के साथ है, लेकिन केतु गुरु के लिए कोई बहुत बुरा नहीं माना जाता है। और उच्च का बैठा है, केंद्र में बैठा है, तो वो भी एक चीज है। अब इसमें है क्या कि भाई गुरु कौन बनता है, तो भाई गुरु 12वें का स्वामी बनता है। हम जानते हैं कि 12वां भाव अच्छा नहीं माना जाता है, और तीसरे का स्वामी बनता है। तीसरे को भी हम संघर्ष के रूप में लेते हैं। अब इसमें अगर मान लीजिए कि हम सिर्फ इतनी बात करें कि किसी व्यक्ति का 12वें का और तीसरे का स्वामी बलि है, तो क्या फलित होगा? तो भाई ये फलित होगा कि विदेश जाने में, ले जाने में सहायक हो जाएगा वो, क्योंकि 12वें का स्वामी बलि है। खर्चे बढ़ जाएंगे क्योंकि 12वें का स्वामी बलि है। तीसरे का स्वामी बलि हुआ तो जीवन में संघर्ष, एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें दिखाई, यात्राएं बढ़ जाएंगी, तीसरे का स्वामी यात्रा भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीजें हम बोलेंगे। लेकिन वो जहां पर बैठा है भाई, कुछ उसमें भी तो प्रभाव देगा ना, कि 12वें का स्वामी अगर बलि हो जाए तो वो अच्छा तो नहीं है। 12वां भाव तो पापी माना जाता है। 6 8 12 हम शुरू से बोलते हैं कि 6 8 12 भाव का स्वामी पापी होता है। तो अब इस केस में क्या हुआ कि आप देखिए कि ये गुरु जो कि कुंडली में अकारक है, मकर लग्न में अकारक बनता है, सप्तम में बैठा है और यहाँ से सप्तमेश को भी देख रहा है। ठीक है, अब इस जातक की उम्र हो चुकी है वही करीब 33 34 साल, और पिछले 4 5 साल से ये जातक प्रयास कर रहा है शादी के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें अड़चन आ रही है शादी में, और डिले हो चुका है काफी। मतलब कि जहां पर ये रहते हैं वहां पे आम लोगों की शादी 26 27 पे हो जाती है, लेकिन इनकी शादी में अभी तक इनका विवाह नहीं हुआ है, जिसमें काफी डिले आ रहा है। तो वो डिले, जो देरी, जो जुपिटर जैसा स्थिर ग्रह सप्तम में बैठा है, सप्तमेश पर भी दृष्टि प्रदान कर रहा है, सप्तमेश खुद गुरु की राशि में गया है, तो वो सारी चीजें भी है ना। तो समझ में आ रहा है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि भावेश बली है। आपको देखना पड़ेगा कि वो भावेश बली है तो क्या मुझे उस चीज को चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए जातक विदेश जाना ही नहीं चाहता, अब 12वें भाव का स्वामी बली है, अब क्या कर सकते हैं। तो वो भी एक चीज है ना कि अगर ग्रह मान लीजिए बली हो भी रहा है, तो भाई वो छठे आठवें 12वें के स्वामी इसी भाव में जाकर के बैठ जाए। जैसे गुरु यहाँ पर होता तो भी तो बलवान होता ना, सिंह राशि में होता, अपनी मित्र की एक तरीके से राशि में होता, तो वो भी एक चीज है कि छठे आठवें के स्वामी बहुत ज्यादा बलवान होना अच्छा नहीं है। अगर है भी तो वो आपके लगन लगने पे प्रभाव नहीं बनाना चाहिए। तो ये चीज का भी आप ध्यान रखिए। अब आता है कि भाई कारक का क्या करना है? यदि कारक बलि हो तो क्या होता है, क्या हम कह सकते हैं। तो ऊपर मैंने खैर ये विषय समझा ही दिया है, लेकिन इसको चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए इसमें 2 3 बातें और मुझे समझानी है कि ये चार्ट पहले भी हम दिखा चुके हैं। इसमें देखिए कि हम पंचम भाव के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमको दिखता है दो शुक्र बैठा है भाई, चंद्रमा बैठा है, बुध बैठा है, जो कि अच्छा ही है। और इसका स्वामी जो बनता है मंगल, उसको देखते हैं तो मंगल यहाँ पर शनि के साथ बैठा है, और वाह, मतलब कह लीजिए कि एक उच्च के शनि के साथ बैठा है। और इस कुंडली में शनि कुछ खास ऐसा कारक भी नहीं बनता है, दूसरे और तीसरे का स्वामी बनता है। जो संतान का कारक होता है, पंचम का कारक होता है जुपिटर, वो कुंडली में वक्री है। जो हैज लगा है ये वक्री शनि को दिखाता है, वक्री है। और शनि वापस आप देखिए कि इस गुरु को देखेगा भी अपनी तीसरी दृष्टि से। यहाँ से ये शनि इस गुरु को देखेगा भी, यानी कि शनि का जो प्रभाव है वो आपका देखिए कि भाव पर भी है, पंचम भाव पर भी शनि देख रहा है, पंचमी इसके साथ ही बैठा है, और कारक पर भी शनि का प्रभाव। तो अभी तक इनके संतान नहीं है, संतान होने में बहुत ही डिले है एक तरीके से कह लीजिए। लेकिन क्या इसी वजह से संतान नहीं हुई? तो नहीं, इसका क्योंकि भाव में तो दो शुक्र भी बैठे थे। इसका एक और भी कारण है, मैं वो भी बता दे रहा हूँ कि देखिए कि
जब भी कभी भी ना दोनों मार्केज का प्रभाव भाव भावेश या कारक किसी फैक्टर पे आ जाए तो अच्छा नहीं होता। इसमें देखिए कि शनि कुंडली का दूसरे का स्वामी बनता है और बुध सप्तम का स्वामी बनता है। ये दो भाव मारक भाव माने जाते हैं। बुध आप देखिए कि पंचम में बैठा ही है, और जो शनि है ये न सिर्फ पंचम को देख रहा है बल्कि पंचम के स्वामी के साथ है, कारक को भी देख रहा है। यानी कि दोनों जो मार्केज का प्रभाव है जो कि इस कुंडली में बुध और शनि बने, दोनों का प्रभाव एक तरीके से पंचम भाव, पंचम के स्वामी और कारक पे है। शनि का तो विशेष कर है, तो ये भी एक वजह है संतान ना होने की, सिर्फ शनि के कारण नहीं कि उसमें समस्या है। लेकिन जुपिटर इसमें बली नजर आ रहा है। अगर हम गुरु को देखें तो गुरु भाई एक त्रिकोण भाव में है। गुरु आपका धनु राशि में अपनी राशि में है। गुरु आपका वक्री है, ठीक है। हालांकि इस पे बस एक पापी प्रभाव है कि वो शनि की दृष्टि है, लेकिन बाकी फैक्टर से तो गुरु बली है। गुरु अपना दिग्बल के साथ है, गुरु को लग्न भाव में दिग्बल मिलता है, यानी कि 60 बल उसको वैसे मिला हुआ है। तो कारक तो इस कुंडली में जो संतान का कारक हम लेते हैं वो तो बली है। तो अब इसमें हुआ क्या, देखिए कि इनको संतान नहीं है, लेकिन जो इनके ताऊ के बच्चे हैं, कह लीजिए कि उनसे इनका काफी मेल जोल है। मतलब वो इनको ऐसा कमी महसूस नहीं होने देते हैं कि इनके अपने बच्चे नहीं है। तो समझ में आ रहा है ना कि कारक, क्योंकि भाई उस भाव का जो जो सुख को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो कुंडली में बलवान है, ठीक है, तो बायोलॉजिकल भाव तो चलिए आपका पीड़ित था, बायोलॉजिकल चीजें आपको नहीं प्राप्त हुई, लेकिन वो सुख आपको वो कारक अगर कुंडली में आपका बली है तो कहीं ना कहीं से दे देगा। लेकिन ये एडॉप्शन को भी दिखाता है। मान लीजिए किसी के कुंडली में पंचम पंचमेश बहुत बिगड़ा है लेकिन गुरु बली है, तो आप बोल सकते हैं कि भाई हाँ एडॉप्शन की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर गुरु भी कमजोर होता तो क्या हम बोलते कि एडॉप्शन के लिए जाओ? नहीं, तब उस केस में नहीं, क्योंकि भाई आप दिखाता है कि सुख ही नहीं है संतान का। तो ये इस चीज का ध्यान रखिए, कारक बली हो और भाव भावेश पीड़ित हो तो वो दिखाता है कि सुख आपको किसी और माध्यम से मिलेगा। और तीनों अच्छे हो जाए तो फिर तो क्या बात है। तो ये कारक का भी फल होता है। अब देखिए कि इसकी थोड़ी सी समरी है, और इसको ही जो पूरा समझना है वो यही है कि इसको ध्यान से समझ लीजिए कि देखिए, वैसे तो यह तुलना करना बहुत कठिन है कि भाव और भावेश में से कौन सा ज्यादा बली है। देखिए आप कर ही नहीं पाएंगे, हम कितना भी देख लें कहाँ तक देखेंगे, और कोई ग्रह को कहाँ तक जातेंगे, कितने वर्ग कुंडली में जाचेंगे, अष्टक के बिंदु, दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो ये तुलना करना थोड़ा सा मुश्किल है कि भाई भाव और भावेश में कौन ज्यादा बली है। हालांकि कई बार हो जाता है कि मान लीजिए भाव में बहुत पापी ग्रह बैठे हैं, भावेश शुभ है, तो उस तरीके से हो जाता है, लेकिन ये मुश्किल है। लेकिन कई बार क्या लिख रहे हैं आगे हम, कि कई बार भाव इतना बलवान हो सकता है कि भावेश यदि थोड़ा बहुत कमजोर हो तो भी उसके कारकत्व पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या कहने की कोशिश हो रही है कि मान लीजिए भाव इतना बली है कि भाव में दो शुभ ग्रह बैठे हैं और वो कुंडली का कारक भी है, भाव अपने आप में एक सफिशियंट बली है। तो अगर भावेश थोड़ा बहुत कमजोर भी ना तो भी उसके कारकत्व पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि चौथे भाव में अच्छे ग्रह बैठे हैं तो उस जातक को वाहन सुख, मकान सुख है, उसको मिला हुआ है, उसका स्वामी चलिए थोड़ा बहुत कमजोर भी है तो भी ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो मकान सुख, मान लीजिए थोड़ा सा कम भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो सड़क पे आ जाए। समझ में आ रहा है ना कि अगर भावा बहुत बली है तो वो दिखाता है कि वो क्वालिटी आपको पहले से मिली हुई है, उसमें कुछ ऐसा भावेश शायद कितना भी थोड़ा कमजोर भी क्यों ना हो जाए, बहुत कमजोर की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा कमजोर भी हो जाए तो भी उस पर कुछ ऐसा विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वो चीज आपसे ही छिन जाए, चली जाए। तो वही लिखा हुआ है कि उसके कारकत्व पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। कई बार यानी कि भावेश यदि बहुत कमजोर हो तो उसके कारकत्व पे कोई ऐसा विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, यदि भाव बहुत ज्यादा बली हो तो। अब फिर आगे बढ़ते हैं। कई बार भावेश इतना बलवान हो सकता है, यानी कि अब हम ले रहे हैं कि भाई लॉर्ड बली है, कि यदि भाव थोड़ा बहुत कमजोर हो तो भी जातक अपनी मेहनत से उसमें सुधार ला सकता है। यानी अगेन मान लीजिए कि चौथे भाव में पापी ग्रह बैठे हैं, एक पापी ग्रह बैठा है उच्च का होकर के, मान लीजिए आठवें का स्वामी उच्च का होकर के पंचम में चौथे में बैठ गया है, ठीक है। ये वैसे किस लगन में होगा, तो ये मेरे ख्याल से आपका हो जाएगा मकर लगन में हो जाएगा। ठीक है कि मकर लग्न में अगर आप देखेंगे तो जो आठवें का स्वामी होता है वो चौथे में उच्च का हो जाता है। तो वो चलिए मान लीजिए हम कह रहे हैं कि वो भाव को बिगाड़ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए उसी कुंडली में, ठीक है, मंगल बहुत बलवान है या फिर जो जो चौथे का स्वामी है वो अगर मजबूत है, बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ये दिखाता है कि आपको मिला तो था, चलिए बहुत चीजें स्ट्रगल करके मतलब कि थी मिली थी, जन्म के समय कुछ खास ऐसा आपको हासिल नहीं था, लेकिन
आपने उस कमजोरी को दूर किया, जो जो भाव में जो पीड़ित ग्रह बैठा था, क्योंकि उसका स्वामी बली है, तो जातक ने मेहनत करके उसमें वो सुधार ला सकता है, कुछ हद तक उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकता है। यानी कि हो सकता है कि वो पैदा किराए के घर में झोपड़ी में हुआ था, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करके, क्योंकि उसका चौथे का स्वामी बली है, तो उसने घर बना लिया, छोटा ही सही लेकिन बना लिया। तो ये दिखाता है कि मेहनत करके आप उसमें सुधार ला सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या इसमें दिक्कत हो सकती है, क्या कभी सुधर नहीं सकता है, या क्या इसमें बीच में अंतर क्या है। किंतु अब ये पढ़िएगा, किंतु भावेश का पीड़ित या कमजोर होना यह दर्शाता तो है ही कि कहीं ना कहीं उस सुख में संघर्ष है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई, मान लीजिए कि जो 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 हम लॉर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वो कमजोर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए भाव में अच्छे ग्रह थे, शुभ ग्रह थे, आपको वो चीज प्राप्त थी, मिली थी बचपन से, लेकिन जो जो भाव का स्वामी है वो कमजोर है, तो जब भी आपकी चाहत होगी तो उसके कारकत्व के प्रति तब तब उसकी प्राप्ति में संघर्ष होगा, या आपके द्वारा ही उस वस्तु की हानि हो जाएगी। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि जो जो लॉर्ड का स्वामी है वो कमजोर होगा ना, तो वो आपको एक 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 कह लीजिए कि उसके सुख में संघर्ष दिखाई देगा। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन जरूरत के समय आपको मिल नहीं रहा है, ये एक तरीके से कह सकते हैं। मकान होते हुए भी कह लीजिए कि वो अपना नहीं लग रहा है, या उसकी प्राप्ति नहीं हो पा रही। या कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए किसी का 11वां भाव बहुत बली है, अच्छा दिख रहा है, उस पे शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह दिख रहा है, लेकिन 11वें का स्वामी जो है वो बहुत कमजोर है। तो ये दिखाता है कि भाई पैसे तो आ रहे हैं, अच्छा दिखता है, लेकिन कभी जब आपको जरूरत होगी तो हो सकता है उस समय आपका पैसा आना रुक जाए। या फिर 11वां भाव जैसे आप देखिए कि अप्रिसिएशन को दिखाता है, पुरस्कार को दिखाता है। तो जो होता नहीं कि भाई आपके पास चलिए 11वां भाव अच्छा था, लोग आपको सम्मान दे रहे, बाकी चीजें हैं, लेकिन कहीं भीड़ में जब वो इनाम देने की बारी आई, तो वहां पर आपको ना मिल करके किसी और को वो पुरस्कार दिया गया। वो कहने का मतलब है कि यदि भावेश कमजोर होता है ना, तो वो एक संघर्ष को तो दिखाता ही है। जैसे मान लीजिए किसी का 10वां भाव बहुत बली है, लेकिन 10वें का स्वामी कमजोर है, तो ये दिखाता है कि चलिए ठीक है, आपके पास जॉब है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, कब छूट जाए कोई भरोसा नहीं। आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कभी वो बंद हो सकता है। या जब आपको लग रहा है कि आज ऐसे आपको लगा कि आप स्टेबल हो गए, अचानक से पता चला कंपनी बंद हो गई, अब आप दूसरी जगह जाइए। हालांकि भाव मजबूत था, तो इस वजह से दूसरी जगह भी आपका हो जाएगा, लेकिन भावेश का कमजोर होना उस सुख में कहीं ना कहीं थोड़ा तो संघर्ष दिखाता है कि भाई, जब भी आप उस भाव से चाहेंगे ना, उसकी कारकत के प्रति, वो आपको होते हुए भी आपको वो चीज नहीं मिलेगी। तो ये अंतर होता है कि भाई, अगर भाव अच्छा हो लेकिन उसका स्वामी कमजोर हो जाए। अब बात करते हैं आगे कि भाव का पीड़ित होना ये दिखाता है, मान लीजिए कि स्वामी बली है, जैसे हमने उदाहरण में बात की थी कि चौथे का स्वामी बली है, तो और भले चौथा भाव कमजोर है, तब भी जातक किराए के मकान में अगर पैदा हुआ है तो कुछ ना कुछ करके एक अच्छा घर बना लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उस वस्तु व्यक्ति में कमी है। यानी कि भाव का पीड़ित होना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो वस्तु है, जो आप चाहे, आपका भावेश बली था, आपने उसको चाहे जितना अच्छा बना लिया, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसमें कमी रह जाएगी ना। आप कितना भी प्रयास कर लें, एक स्तर तक ही उसमें सुधार ला सकते हैं। जैसे चौथे का स्वामी बली था, ठीक है, कोई आपने अच्छी गाड़ी ले ली मेहनत करके, लेकिन ये नहीं होगा कि आपने वो राजा वाली गाड़ी ले ली या महल बना दिया, ठीक है। जो भाव में जो ग्रह बैठा है, उसने जो डैमेज किया है, तो उसकी क्वालिटी लॉर्ड बली होने की वजह से आप कुछ हद तक सुधार कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि आप पूरा बदल देंगे, उसको बहुत अच्छा कर देंगे, ठीक है, सुजुकी की जगह वो BMW आ जाएगी। मतलब ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ कि एक स्तर तक ही उसमें सुधार लाया जा सकता है। अगर भाव कमजोर है, मान लीजिए किसी का 7वां भाव पीड़ित है, या उसमें अच्छे ग्रह नहीं बैठे हैं, तो आपको, और लॉर्ड बली है, तो आपको अपनी तरफ से पत्नी से सामंजस्य बैठा के रखना पड़ेगा। अब ये नहीं होगा कि वो कितना भी आप सुधार कर ले, उसके बेसिक नेचर में नहीं सुधार आ पाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि आपका जो कोई भाव पीड़ित है, लेकिन स्वामी बलिए, आप उसमें जितनी मेहनत कर सकते थे आप करिए, ठीक है, लेकिन एक स्तर तक ही आपसे उसमें सुधार हो पाएगा। ये नहीं होगा कि वो पूरी तरीके से एकदम चेंज हो जाए, ठीक है। संतान, अगर भाव में कुछ दिक्कत है, तो दिक्कत आपको संतान होने के बाद भी नजर आएगी। बस ये है कि लॉर्ड जब बली होता है, तो मेहनत से वो चीज थोड़ा सा उसमें सुधारी जा सकती है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि एक स्तर तक ही उसमें सुधार लाया जा सकता है। कारक, अब कारक की बात करते हैं कि कारक अगर मान लीजिए किसी कुंडली में कमजोर है, पीड़ित है, तो कारक का पीड़ित होना उस वस्तु व्यक्ति से मिलने वाले सुख या आनंद का कमजोर होना दर्शाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि भाई, जैसे मान लीजिए कि आ, सप्तम बली है, सप्तम में अच्छे ग्रह बैठे हैं, सप्तमें बली है, ठीक ठाक बैठे, लेकिन शुक्र कुंडली में पीड़ित है, पत्नी है या आपका पार्टनर है, जो भी है,
ठीक है, वो दोनों लोग बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं या बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बाकी चीजें हैं, लेकिन जो जो शुक्र जो जिस इंटीमेसी को रिप्रेजेंट करता है वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि वो आनंद नहीं है, वो कारक में वो प्लेजर होता है कि वो चीज, वो आपको जो एक भोग की संज्ञा दी जाती है ना, वो कारक ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए कि पंचम भाव किसी का बहुत अच्छा है लेकिन बुध कमजोर है। ठीक है, बुध मान लीजिए नीच का है, पीड़ित बैठा है, या मेष राशि में बैठा है, पापी ग्रह से अस्त है, और दिक्कत है बुध के साथ, कुंडली में बुध बहुत पीड़ित है, सटबल में कमजोर है, तो अब क्या होगा कि व्यक्ति बुद्धिमान तो है लेकिन उसकी बेसिक सेंस नहीं सही है, छोटी छोटी चीजों को समझ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो कारक बली नहीं था। ऐसे मान लीजिए कि शुक्र कमजोर हो, तो वही मैंने बताया कि वो आपको आपको किसी चीज में आनंद ही नहीं आ रहा है। ठीक है, ये शुक्र का कमजोर होना दिखाता है। जैसे मान लीजिए किसी का लग्न बहुत बली है, लग्न का स्वामी अच्छे राशि में बैठा है, ठीक है, और लग्न में अच्छे ग्रह बैठे हैं, लेकिन कुंडली में सूर्य मंगल कमजोर है। अब सूर्य मंगल भाई नैसर्गिक रूप से जैसे एनर्जी का कारक है, ऊर्जा का कारक है। तो अगर मान लीजिए कि सूर्य मंगल ही आपकी कुंडली में कमजोर हो गए, कितना भी लग्न लग्नेश बनवाऊं रहे, अंदर से एक जातक के फूर्ति में कमी आती है। तो वही है ना कि कारक एक उस सुख को रिप्रेजेंट करता है कि मान लीजिए किसी के जैसे पिता होने के बावजूद, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बायोलॉजिकल मेरे पिता है और बहुत सब कुछ ठीक है, लेकिन वो सूर्य अगर कुंडली में कमजोर है तो वो अच्छे होंगे दुनिया समझ के लिए, लेकिन मुझे उनसे वो चीज उस तरह का नहीं मिल रहा है कि वो स्नेह नहीं लग रहा है। लेकिन अगर कुंडली में सूर्य बली है, भाव चाहे जितना कमजोर हो, कोई होगा जो कि पिता जैसा ही आपको प्रेम देगा, स्नेह देगा। इसलिए कारक का भी एक निश्चित रूप में एक मेडिक और बली होना जरूरी है, क्योंकि कारक ही उस सुख को, उस आनंद को रिप्रेजेंट करता है जो कि प्राप्त हो रहा है। तो मैंने कोशिश की है कि इसमें भाव भवेश कारक तीनों के अंतर को समझाने की। वैसे तो ये विषय इतना बड़ा है कि मैं, मेरे जैसा छोटा आदमी कौन होता है कि जो इसको पूरा तरीके से क्लियर कर पाए, लेकिन जितना मुझे समझ में आया वो मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। तो आप भी लगाइएगा कुंडलियों में, देखिएगा कि जो मैंने बताया जिस हिसाब से उसी तरीके से चीजें काम कर रही है। वैसे नियम बहुत ही अभी भी, ये देखिए कि ये थोड़ा आगे का भाग है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि भाई अभी मैंने इसमें कारक का कारक शामिल नहीं किया, तो वो सब आप पहले वीडियो देख लीजिएगा कि कारक का कारक क्या होता है, बाकी चीजें क्या होता है। वही है ना कि सारी चीजें अगर एक ही वीडियो में बता दे तो फिर वो बड़ा ही और लंबा हो जाएगा। वैसे ही 46 मिनट हो चुके हैं। तो ठीक है, फिर मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन, कि आपको इस विषय से संबंधित कोई भी अगर आपका प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे, या फिर आप इस ईमेल पे मेल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं नंबर पे, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये आईडी दी हुई है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।